बेटा इसको जरा देखिएगा, हमने कहा केस 1, ठीक है, जिसमें हम लेटेंट हीट फाइंड कर रहे थे वो हमने फाइंड कर ली। केस 2 जिसमें हमने कहा कि हम M1 डेल्टा T यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी M1 के साथ फाइंड करते हैं, उसके बाद हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q3 में M2 के साथ फाइंड करते हैं। हमें जो दो मैसेज दिए हैं उनका कोई पर्पज है देने का, ठीक है। आल्सो बेटा यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है, जब आप बात कर रहे थे हीट लॉस्ट की तो आपके पास टेम्परेचर पहले 100 था, उसके बाद आप कहते हो कि कितना माइनस कितना लूज हुआ वो आपने माइनस कर दिया। इसमें आप कहते हो आपके पास T3 टेम्परेचर है -10, तो ये वाला पॉइंट एक आपने माइंड में रखना है और दूसरा आपने मैस माइंड में रखना है कि मैस 2 की बात करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस इस तरह से आएगा, मैस 1 की बात करेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस इस तरह से आएगा। 100 - T3 करेंगे जब आप मैस M2 की बात आप कर रहे हो क्योंकि हीट गेन हुई है, ठीक है, जब गेन हुई है तो आप T3 -10 करेंगे। तो पहले तो इन एक्सप्रेशन को अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद बेटा फर्दर हमारे पास है लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। जैसे कोई भी लॉ होता है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस होता है, एनर्जी होता है, इसी तरह लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज क्या कहता है कि हीट लॉस्ट हमेशा इक्वल होती है हीट गेन के। हीट लॉस दो तरह से हुई है, एक जो लेटेंट हीट की फॉर्म में हुई है, एक हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की फॉर्म में हुई है। दोनों के दोनों में हमने मैस M1 कंसीडर किया था। उसके बाद हीट गेन जो है वो किस फॉर्म में है, M3 वाली फॉर्म में, यानी हम Q3 एक साइड पे पुट कर देंगे। बेटा जो एक्सप्रेशन हमारे पास, एक सेकेंड, जो एक्सप्रेशन हमारे पास आए हैं हमने वही एक्सप्रेशन यूज किए, ठीक है। यहां से इसकी वैल्यू पुट कर ली, उसके बाद आगे हमारे पास ये Q2 का एक्सप्रेशन था, देन बेटा हमारे पास ये Q3 का एक्सप्रेशन था। जब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे ना मल्टीप्लाई करके, देन जब इसे सॉल्व करते जाएंगे बेटा तो हमारे पास लास्ट पे कौन सा वाला फैक्टर आएगा, T3, जिसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो T3 की वैल्यू ये आप जब कैलकुलेट करोगे ये निकल आएगी। इन केस आपको नहीं समझ आ रही, कुछ भी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है, आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। आल्सो बेटा एक और चीज़ आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे इन्होंने टेम्परेचर को कन्वर्ट नहीं किया डिग्री सी में, अगर आप इसे केल्विन में कन्वर्ट नहीं किया, अगर आप इसे केल्विन में कन्वर्ट करते हो फिर भी आपका आंसर ठीक आएगा, क्योंकि एट दी एंड आगे जाके हम डिफरेंस ही कर रहे हैं ना। जब भी डिफरेंस करते हैं तो आपको पता है केल्विन और डिग्री सी में इक्वल होते हैं, तो इसी वजह से इन्होंने ना इसको ऐसे ही एज सच यूज कर लिया है, क्योंकि ये जानते थे कि डिफरेंस इक्वल होता है। लेकिन अगर आप इसे केल्विन में कन्वर्ट करके करेंगे तो भी आपके पास आंसर ठीक आएगा। एक दफा फिर समराइज कर देती हूँ, आपके पास मैस M1 दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, ठीक है, इसी तरह M2 दिया हुआ है और T2 दिया हुआ है। दे आर सेइंग कि T3 फाइंड करो, फाइनल टेम्परेचर जो स्टीम का हो गया वो फाइंड करो। आपने पहले लेटेंट हीट फाइंड की, ठीक है, M1 के साथ, उसी तरह M1 की आपने फाइंड आउट कर ली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बस टेम्परेचर माइंड में रखिएगा, 100 - T3 पुट करना है। केस 3 में आपने फाइंड की बेटा मैस 2 की हीट कैपेसिटी, ठीक है। जब आप मैस 2 की हीट कैपेसिटी फाइंड करते हो तो वो आपके पास एक और एक्सप्रेशन आ गया, ये बेसिकली वो हीट है जो गेन हुई है और पहली दोनों वो थी जो कि लूज हुई है, तो हम कहते हैं लॉस्ट इज इक्वल्स टू गेन, ठीक है। हीट लॉस्ट बाय स्टीम, बार बार इधर स्ट्रीम ही लिखा हुआ है, स्टीम इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय स्टीम। तो आपने एक्सप्रेशन पुट कर दिए, जब आपने पुट किए सारे की सारी चीजें तो आपके पास बेटा लास्ट पे T3 यानी कि टेम्परेचर की वैल्यू आ जाती है, जिसको आप बाद में 16.2 केल्विन के इक्वल भी लिख सकते हैं, ठीक है।